मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल फ्रेंड्स। मैं राजीव जांगेड़ फ्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम जो यूनिट है तरल यांत्रिकी, इसको हमने शुरू कर रखा था। इसका एक लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका था। उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, परिणोद पढ़ा था और द्रव द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाया गया दाब पढ़ा था। ओके, अब उससे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? हमें पता है कि पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल ज्यादा है, बोले तो गैसीय जो पार्टिकल है वो ज्यादा है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो अणु घनत्व है, जो वायु के कणों का जो घनत्व है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इसका मतलब पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वायु के कण है ज्यादा है, सघन है। तो वो जो कण है, वायुमंडल के जो कण है, वो क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह पर एक दाब डालते हैं। पृथ्वी की सतह पर क्या डालते हैं? दाब डालते हैं। ठीक है, उस दाब को ही हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब बोले तो वायुमंडल द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर डाला गया जो दाब है उसी को हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर अगर दाब लग रहा है तो इस पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जितनी भी वस्तु है सभी वस्तुओं पर वायुमंडलीय दाब लगता है। जैसे मेरे पे भी वायुमंडलीय दाब लग रहा है, वायु है, मैं मेरे पे दाब डाल रही है सभी दिशाओं में। ओके, तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा कि जो वायुमंडल में उपस्थित जो गैस के अणु है उनके द्वारा पृथ्वी की सतह पर आरोपित जो दाब है, प्रेशर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ठीक है ना। एक वायुमंडलीय दाब देखो किसके बराबर होता है? 1 ATM जो होता है दैट इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें पता है ऐसा यूनिट होगी क्या? किसकी? प्रेशर की, दाब की। 1 ATM बराबर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमने दो यूनिट और देखी थी दाब की। एक हमारे पास बार था, एक हमारे पास टोर था। ये जो होगा 1.01 बार के इक्वल होता है। ओके, और दैट इज इक्वल टू 760 टोर होता है। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज यूनिट्स। सभी मात्रकों में ये संबंध होता है। ओके, यहां से देखा जाए तो देखो पास्कल और बार में क्या संबंध है? 1.01 आ रहा है, 10⁵ हट गया। इसका मतलब 10⁵ पास्कल इक्वल टू क्या होता है? 1 बार होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं सिंस ये जो 1 जो बार होता है, 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ पास्कल होता है। तो बार जो होता है वो पास्कल से बड़ा होता है और कितना ज्यादा होता है? 10⁵ टाइम्स से ग्रेटर होता है पास्कल से बार। तो बार बहुत बड़ी यूनिट होती है। ओके, तो ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जो पास्कल है ये तो दाब की क्या है? प्रेशर की ऐसा यूनिट है। और ये ATM, बार और टोर ये क्या है? उसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, बोले तो व्यवहारिक मात्रक होते हैं। ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखिए ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, कहने का मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उसका मान इतना होगा। ओके, जो वायुमंडलीय दाब होगा उसका मान इतना हमें काम में लेना है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इतना, पास्कल में भी इतना, बार में लेना तो इतना, टोर में लेना तो इतना, 1 ATM बराबर ये सब चल रहा है। ये अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह है।
ओके, पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब को हम पी से व्यक्त करते हैं। वायुमंडलीय दाब को हमने पीए से व्यक्त कर लिया। किससे व्यक्त कर लिया? पीए से। पी बोले तो दाब प्रेशर हो गया, ए बोले तो एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब हो गया। पृथ्वी की सतह पर इसका जो मान होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होगा इसका जो मान होगा वो अधिकतम होगा। ओके, और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता जाता है? घटता जाता है। ओके, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान अधिकतम होता है, जो कि कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के सतह के निकट क्या है? वायु घनत्व ज्यादा है, वायुमंडलीय सघन है। वायुमंडल क्या? सघन है, जिसके कारण दाब ज्यादा लगेगा। ज्यादा अणु तो ज्यादा दाब लगाएंगे, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायु जो घनत्व है वो कम होता जाता है, जिससे दाब भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यहाँ पर मैं पृथ्वी की सतह पर खड़ा हूँ, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब है वो इतना है। अगर मैं मान लो मतलब आकाश में, अगर मान लो एरोप्लेन में अगर हम बैठे तो वहां पर जो वायुमंडलीय दाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गई बात है? ऊंचाई के साथ, पृथ्वी की सतह के साथ ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना वायुमंडलीय दाब हो गया। समझ में आ गया ये? इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इस पृथ्वी की सतह पर कोई भी वस्तु होगी, तो यहाँ पर हम द्रव पढ़ रहे हैं, तरल पदार्थ पढ़ रहे हैं, तो कोई भी वस्तु पृथ्वी की सतह पर उपस्थित होगी तो उस पर क्या लगेगा? वायुमंडलीय दाब लगेगा। उसकी सतह पर एक अतिरिक्त दाब और लगता है। ठीक है ना? जिसको हम वायुमंडलीय दाब बोलेंगे। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना है कि द्रव स्तंभ पर दाबांतर या दाब। ओके, द्रव स्तंभ पर दाब देखते हैं। ओके, प्रेशर एक्सर्ट ऑन ए वाटर कॉलम। ओके, लिक्विड कॉलम। ओके, प्रेशर एक्सर्ट ऑन ए लिक्विड कॉलम। देखिए द्रव स्तंभ क्या होगा इसको समझना अच्छे से। देखिए ये हमारे पास हमने कोई पात्र ले लिया, ये हमने कोई पात्र ले लिया, इसमें द्रव भरा हुआ है। ऐसे इसमें द्रव भरा हुआ है। ओके, तो इस पूरे पात्र में द्रव भरा हुआ है। इसका मतलब ये जो द्रव है इस पात्र में भरा हुआ है वो इस पात्र की दीवारों पर क्या है? एक समान दाब आरोपित करता है सभी दिशाओं में। नीचे वाले आधार पर भी दाब लगेगा, वो इस दिशा में लगेगा, इस दीवार पर इस दिशा में लगेगा, इस दीवार पर इस दिशा में, इस तरफ दीवार है उस पर इस दिशा में, इस तरफ दीवार है उस पर इस दिशा में, सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करेगा। ओके, हम क्या कर लेते हैं, इस के अंदर एक द्रव स्तंभ ले लेते हैं, एक द्रव का एक पार्ट ले लेते हैं। ऐसे हमने कोई द्रव स्तंभ ले लिया, मान लिया कि उस पात्र में जो द्रव भरा हुआ है उसके अंदर हम यहाँ पर एक द्रव स्तंभ ले लिया। मतलब जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लो पानी में ये आपका वाटर टैंक है और इसमें हमने ऐसे कोई सिलेंडर डुबा रखा है। ठीक है, कोई सिलेंडर है, ऐसा कोई सिलेंडर या बेलनाकार आकृति का कोई वस्तु है, उसको हमने डुबा रखा है। तो आप देखो क्या इस सिलिंड्रिकल पात्र पर सभी दिशाओं में क्या दाब आरोपित होगा? ऐसे इस पर दाब ये वाटर है, इस पर जो पानी है, द्रव है, इसके इस पर सभी दिशाओं में दाब लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। जैसे मान लो ये आपका स्विमिंग पूल है, इसमें कोई तैराक है, वो ऐसे तैर रहा है,
ओके, तो इस पर देखो सभी दिशाओं में ये द्रव क्या लगाता है, दाब लगाता है। ओके, उस दाब के कारण तो ये तैर पाता है, ठीक है। उत्प्लावक बल आगे हम पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उसके कारण ये तैर पाता है, ठीक है ना। ओके, तो अगर मान लो कोई भी द्रव में कोई भी वस्तु होगी तो उस वस्तु पर उस द्रव द्वारा क्या लगाया जाएगा, दाब आरोपित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई वस्तु नहीं ले रहे हैं, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर हमने एक द्रव का ही भाग ले लिया, वो ये जो द्रव इसमें भरा हुआ है उसी का ये भाग है। इस भाग की जो ऊंचाई है वो हमने एच ले ली, क्या ले ली, एच ले ली। दोनों जो इस द्रव स्तंभ के सिरे है वो क्या है, पानी के अंदर है। मान लो यहाँ पर जो दाब है वो P2 है और यहाँ पर दाब क्या P1 है। इस द्रव का जो घनत्व है वो हमने क्या ले लिया, रो ले लिया, क्या ले लिया, रो ले लिया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिंपल फॉर्मूला जो क्या आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो किसी वाटर कंटेनर के अंदर कोई पात्र, उसमें द्रव भरा हुआ है या जल भरा हुआ है, तो उस जल के भीतर अगर हम कोई जल स्तंभ ले या द्रव स्तंभ ले तो उस द्रव स्तंभ पर दाब कितना लगेगा, इस वाले सिरे पर, इस वाले सिरे पर दाब कितना लगेगा वो हम देखते हैं। इधर वाली साइड में, इधर वाली साइड में तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इधर वाली साइड में, और ये दोनों बचेंगे, ठीक है। ये अलग अलग गहराई पर है, ये सतह अलग गहराई पर है, ये अलग गहराई पर है, लेकिन ये दोनों सतह क्या अंदर है। तो दाब में जो अंतर आएगा P1 माइनस P2, ओके, ये जो अंतर आएगा वो आएगा रो जी एच, रो जी एच, ओके। इसको हम P बोल लें, P बराबर क्या आएगा, दाबांतर अगर P बोल लें तो P बराबर क्या आ जाएगा, रो जी एच आएगा, ओके और नोट ओके, रो जी एच आएगा, ठीक है। तो इसका हम अगर डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर दाब निकाल लो, यहाँ पर दाब निकाल लो, फिर दोनों दाबों में अंतर ले लो तो ये आ जाएगा। तो हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो अगर कोई भी वस्तु अंदर रखी होगी तो उसकी नीचे वाले भाग पर दाब, ऊपर वाले भाग पर दाब, इन दोनों दाब में अंतर जो होगा या इस पर लगने वाला जो दाब होगा वो कितना होगा, रो जी एच होगा। रो क्या होगा, रो जो होगा वो इस जो द्रव भरा हुआ उसका घनत्व होगा, जी गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पर रो क्या है, रो द्रव का घनत्व है, ओके। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ओके। एच क्या है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई, ओके। तो यहां से हम देखें तो जो दाब है द्रव स्तंभ पर वो तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है। किस पर, घनत्व के समानुपाती है, P समानुपाती गुरुत्वीय त्वरण, P समानुपाती H, इन तीन चीजों पर निर्भर करता है, ओके। अगर हम द्रव के घनत्व को परिवर्तित कर दें तो दाब परिवर्तित हो जाएगा। अगर जी का मान परिवर्तित होता है तो जी का मान कैसे परिवर्तित होता है वो हम गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है, ऊंचाई पर और गहराई पर जाने पर जी के मान में कमी आती है। पृथ्वी के सतह पर भी जी के मान परिवर्तित होता रहता है, एक समान नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग स्थानों पर जी का मान अलग अलग होता है, तो जी का मान बदलेगा तो दाब भी बदलेगा। और एच, ये जो हाइट है इसकी ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। ऊंचाई ज्यादा होगी तो दाब ज्यादा होगा, ऊंचाई कम होगी तो दाब कम होगा, ओके। तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है ना, ओके। अब देखिए मेन चीज क्या आएगी, देखो हमें पता है कि अगर दोनों बिंदु अंदर है तो इतना लगेगा, ओके। अगर मान लो ये जो अपने पास वायु स्तंभ है, या हम कहें कि देखो द्रव की सतह से H गहराई पर दाब, सतह से देखिए
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं है यहाँ पर तो सिर्फ हमने यहाँ पर जो दाबांतर है वो आया है। सतह से h गहराई पर दाब कितना होगा वो हम देख लेते हैं। देखो मान लो किसी पात्र में ऐसे द्रव भरा हुआ है, ये इसकी सतह हो गई। ओके, इसकी सतह से h गहराई पर कोई बिंदु ले लिया हमने P या A बिंदु ले लिया A। इस A बिंदु पर दाब कितना होगा वो हम देखेंगे। A बिंदु पर हमें पता है कि हम पानी के अंदर जाएंगे तो दाब लगेगा, जैसे जैसे पानी के अंदर जाएंगे तो दाब ज्यादा होता जाएगा। जैसे सबमरीन है वो पानी के अंदर चलती है तो उस सबमरीन पर चारों दिशाओं में दाब लगता है। ऊपर कितना मतलब पानी ऊपर है, जब गहराई में अगर जाओगे तो दाब ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। देखेंगे ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा। पृथ्वी की ये इस द्रव की सतह से h गहराई पर दाब कितना होगा वो हमें पता है। देखो सतह पर भी एक अतिरिक्त दाब लगता है जो क्या होता है, पीए होता है। क्या होता है, पीए होता है, ठीक है। और h गहराई पर जो दाब होगा वो क्या होगा, h गहराई पर दाब हमने अभी देखा है। तो जो P कुल आएगा, जो कुल दाब होएगा, एक तो सतह अतिरिक्त जो दाब लग रहा है इसके ऊपर, एक तो इस A बिंदु पर जो दाब लगेगा वो A बिंदु के ऊपर जितना भी ये पानी है वो इस पर दाब लगाएगा। और एक अतिरिक्त एक वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है। तो एक तो वायुमंडलीय दाब लगेगा प्लस एक ये जो h ऊंचाई का जो वायु स्तंभ है, इस h ऊंचाई के इस वाले भाग की बात करें, इस वाले वायु स्तंभ की बात करें तो ये h ऊंचाई का वायु स्तंभ है कि नहीं है। h ऊंचाई के वायु स्तंभ द्वारा लगाया गया जो दाब होता है, यहाँ से यहाँ देखें तो दाब कितना होगा, इसका अगर घनत्व रो है तो क्या होगा, रो जी एच होगा। ओके, तो हम इस फॉर्मूले से अगर पृथ्वी की सतह से हमें कितनी भी ऊंचाई दी गई हो, ये सॉरी द्रव की सतह से या कोई समुद्र दिया हो, समुद्र के तल से इतनी गहराई पर कितना दाब होगा तो हम इस सूत्र की सहायता से दाब निकाल सकते हैं। पीए का मान होता है वो आपको पता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होगा। ओके, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो दाब जो होगा P वो समानुपाती अगेन वही है रो जी एच, इस पर निर्भर करता है। रो का मान ज्यादा होगा तो दाब ज्यादा होगा, जी का मान ज्यादा होगा तो दाब ज्यादा होगा, एच का मान ज्यादा होगा तो दाब ज्यादा होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। अगर आपको किसी द्रव की सतह से कितनी गहराई पर दाब पूछा जाए तो आप इस सूत्र से निकालोगे। आपको रो दिया गया होगा, जी का मान आपको पता होता है, या तो 10 लेके देख सकते हो या 9.8 लेके कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आंसर। एच की वैल्यू आपको दी गई होगी, सतह से कितनी गहराई पर दाब निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको तो हम बोलते हैं द्रव स्थितिक दाब। ये तो हो गया द्रव स्थितिक दाब होता है, स्थिर द्रव की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो द्रव है वो गति नहीं कर रहा, अभी हम स्थिर द्रव की बात कर रहे हैं। ये द्रव स्थितिक दाब हो गया, दैट इज इक्वल टू पीए क्या है, वायुमंडलीय दाब। और प्लस ये क्या हो जाएगा, रो जी एच। ओके, तो हम इस वायुमंडलीय दाब को इधर ले आए तो द्रव स्थितिक दाब माइनस वायुमंडलीय दाब दैट इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच होगा। इसको हम इधर ले गए। द्रव स्थितिक दाब माइनस वायुमंडलीय दाब, इसको हम क्या बोलते हैं, गेज दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज दाब। इसको क्या बोलते हैं, गेज दाब। इसको हमने पी जी बोल दिया, गेज दाब बोल दिया। दैट इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच। रो जी एच होगा। ओके, तो गेज दाब क्या होगा, द्रव स्थितिक दाब। स्थिर द्रव का जो दाब है केवल द्रव के कारण दाब है। ये जो दाब है, जो ये दाब,
ठीक है, ये दाब, ये जो दाब हो द्रव के कारण, तो द्रव स्थितिक दाब माइनस वायुमंडलीय दाब होगा, वही क्या होगा, गेज दाब। तो गेज दाब वो द्रव स्थितिक दाब तथा वायुमंडलीय दाब का अंतर ही होता है। तो अगर आपको गेज दाब पूछे तो आप इस फॉर्मूले से गेज दाब निकाल सकते हो। आपको रो दिया होगा और जी दिया होगा और एच दिया होगा, तो आप गेज दाब निकाले सकते हो। ओके, तो गेज दाब पता चल गया। गेज दाब क्या होगा, दाबों का अंतर होगा द्रव स्थितिक दाब माइनस वायुमंडलीय दाब। ओके ओके, अब देखिए अगर मान लो किसी पात्र में क्वेश्चन देखें एक, अगर किसी पात्र में ऐसे पानी भरा हुआ है, या कोई भी द्रव्य भरा हो सकता है, ठीक है। यहां से हम देखें तो ये सतह होगी। हमने यहां पर 3 बिंदु ले लिए, एक ए बिंदु ले लिया, एक बी बिंदु ले लिया और एक सी बिंदु ले लिया। बताइए किस बिंदु पर दाब अधिक होगा? कोई बता सकता है किस बिंदु पर दाब अधिक होगा? हमें पता है कि जो दाब होगा वो समानुपाती क्या होगा, H होता है, एंड P समानुपाती क्या होता है, G होता है। P समानुपाती क्या होता है, रो होता है। अब देखो ये तीनों बिंदु एक ही द्रव में है, तो घनत्व तो सभी जगह समान है, तो घनत्व का तो कोई मतलब नहीं है। अब ये छोटा सा पात्र है तो जीव में भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये H क्या होती है, H होती है इसकी इस तल से ऊंचाई। ये ऊंचाई, ये देखो इसकी ऊंचाई तल से ये है, ये H1 हो गई, ये H2 हो गई। इसकी अगर ऊंचाई देखें C बिंदु की, तो इसकी ऊंचाई ये होगी। मैंने कहा जितनी ज्यादा गहराई होगी सतह से, जितना ज्यादा बिंदु गहरा हो गया सतह से, इस बिंदु की ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी दाब उतना ही अधिक लगेगा। तो सबसे अधिक की गहराई पर कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है, तो सी बिंदु पर दाब सबसे अधिक लगेगा, ठीक है ना। तो अगर हम सी बिंदु पर दाब अगर पीसी माने तो पीसी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में बी बिंदु की ऊंचाई ज्यादा है, गहराई ज्यादा है, तो उसके बाद में दाब किस बिंदु पर होगा, बी पर। सबसे कम दाब क्या होगा, ए बिंदु पर होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपको ऑप्शन में दे सकते हैं जैसे P ग्रेटर देन, या ऐसे आपको इक्वेशन बनाकर दे सकते हैं कि कौन सा आपको सही होगा, तो दिस इज द राइट आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट यही है कि दाब जो है वो इस गहराई पर पृथ्वी की द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। पृथ्वी की द्रव की सतह से बिंदु की गहराई जितनी ज्यादा होगी दाब उतना ही अधिक होगा। ओके और नोटों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना ये। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर मान लो हमारे पास, मैं ऐसे 3 पात्र ले लेता हूं। एक ये पात्र है, एक ये पात्र है, और एक ये पात्र है। समान ऊंचाई पर मैं पॉइंट लेता हूं ऐसे, पर इस द्रव की सतह से समान ऊंचाई पर मैं बिंदु लेता हूं। यहाँ पर हमने ए बिंदु ले लिया, यहाँ पर मैं बी बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ पर सी बिंदु ले लेता हूँ। इसमें जल भरा है, वाटर भरा है, इसमें ऑयल तेल भरा है, और इसमें मान लो शहद भरा है, हनी भरा है। ओके, बताइए किस बिंदु पर ए बी सी 3 अलग अलग पात्र है, ए तीनों है वो इसकी सतह समान ऊंचाई तक भरे हुए हैं, ये समान ऊंचाई तक है, देखो समान ऊंचाई तक है। बोले तो ये जो सभी की ये जो ए बिंदु है उस सतह, इसकी द्रव की सतह से H ऊंचाई पर है,
इसमें भी बी बिंदु द्रव्य की सतह से h ऊंचाई पर है, इसमें भी कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है। ओके, तो बताइए ए बी सी तीन अलग अलग पात्र है और इनमें अलग अलग द्रव्य भरा हुआ है, तो बताइए किस बिंदु पर दाब ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि दाब है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है, समानुपाती H, P समानुपाती रो, P समानुपाती G। ठीक है, H सभी है वो द्रव्य की सतह से सभी बिंदु है वो समान ऊंचाई पर या समान गहराई पर है, तो इससे तो काम बनेगा नहीं। इसके कारण तो सभी बिंदुओं पर ए बी और सी तीनों पर दाब क्या होगा, समान होगा। ठीक है, दूसरा जी की बात करें तो जी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही स्थान पर मान लो ये पृथ्वी की सतह पर रखे हुए हैं ऐसे, तो पृथ्वी की सतह पर है तो ये अलग अलग, ये तो है नहीं कोई एक पात्र अमेरिका में रखा हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है, एक भारत में रखा हुआ है, तो एक ही जगह रखे होंगे तो जी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करते रो की, क्या सभी जो पदार्थ है या सभी जो द्रव्य है क्या उनका घनत्व समान होगा, तो यहां से हमें पता है कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा उस बिंदु पर दाब ज्यादा होगा। ओके और नोट ओके। अब देखो घनत्व किसका होगा ज्यादा, वो आप डायरेक्ट फील कर सकते हो। घनत्व या डेंसिटी, हम अभी अगला जो टॉपिक होगा वो डेंसिटी का ही होगा। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन में जो द्रव्यमान, एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है वो ही क्या होता है, उसका घनत्व होता है। देखो समझो इसको, आप जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ही लगाओ, आप इसको फील करके भी घनत्व देख सकते हो। जैसे मैं गिलास लेता हूं, तीन सेम आकार के गिलास ले लिए मैंने, ओके, सेम आकार के ही, समान आकार के हैं ये तीन गिलास। एक में मैंने पानी भर दिया, कितनी मात्रा में क्या भर दिया, इसमें एक में मैंने वाटर भर दिया, एक में मैंने ऑयल भर दिया और एक में मैंने हेली भर दिया। क्या तीनों आयतन बराबर है? हाँ, आयतन बराबर है, गिलास सेम है, समान हाइट तक भरे हुए, तो तीनों का आयतन समान है कि नहीं है? बट आप देखो आयतन तो सेम है, क्या द्रव्यमान समान होगा? आप पता लगा सकते हो कि एक गिलास में पानी भरा हुआ है, एक में तेल भरा हुआ है, एक में इतनी ऊंचाई तक शहद भरा हुआ है, किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? पानी ज्यादा भारी होगा ना, या तेल ज्यादा भारी होगा, या शहद ज्यादा भारी होगा? बताओ कौन सा? शहद है वो सबसे अधिक क्या होगा, उसका द्रव्यमान, उसका भार सबसे ज्यादा होगा। उससे कम किसका होगा? ऑयल का। सबसे कम किसका होगा? पानी का। एक गिलास से जो शहद का जो द्रव्यमान है वो एक गिलास पानी से क्या होता है? अधिक होता है, और ऑयल से भी अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान इसका ज्यादा होगा। इसका मतलब शहद का जो घनत्व होता है, एकांक आयतन में जो शहद का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब शहद का जो घनत्व होगा, इसका अगर हम ρ3 माने, इसका हम ρ2 माने, इसका ρ1 माने, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा? घनत्व, या आप सीधे मोलिकुलर डेंसिटी भी से भी देख सकते हो। अगर तरल जितना ज्यादा सघन होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। आप पानी की बात करें, आप बात करें तेल की बात करें, और आप करें बात शहद की बात करें, तो बताइए गाढ़ा कौन सा है? ठीक है ना, घनत्व अणु घनत्व बोले तो गाढ़ो, सबसे गाढ़ा कौन सा होगा? शहद होगा। जो जितना गाढ़ा होगा उसके मोलिकुलर उतने ही पास पास होंगे, बोले तो उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। तो आप घनत्व उसके मतलब जो शांता, या हम उसके गाढ़ापन को देख के भी पता लगा सकते हैं। जो द्रव्य जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? देखो ρ3 ग्रेटर देन क्या है? ρ2, और सबसे कम जो घनत्व होगा वो पानी का होगा। सबसे ज्यादा गाढ़ा ये, फिर ये कम, ये उससे कम ये, तो घनत्व सबसे ज्यादा ये है। और हमें पता है कि दाब जो है, इस पर मान लो इस बिंदु पर दाब पीसी होगा या पीबी होगा भी, तो दाब और घनत्व के समानुपाती होता है। तो सबसे ज्यादा दाब यहाँ पर होगा, पीसी ग्रेटर देन पीबी ग्रेटर देन पीई। होगे और नोट होगे? आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए द्रव्य की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम सॉलिड को किसी
पात्र में डालते हैं तो सॉलिड है वो उसी फॉर्म में रहता है। जैसे हमने कोई कांच की गोली किसी मान लो ग्लास में डाली तो वो कांच की गोली गोल है तो गोल ही रहेगी। लेकिन द्रव की ये प्रॉपर्टी होती है, द्रव हो चाहे गैस हो, जिस पात्र में उसको भरते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। जैसे हम मान लो किसी पात्र, ये लोटा है, क्या है, लोटा है, इसमें अगर हम पानी भरते हैं यहां तक तो पानी भी ये आकार ग्रहण कर लेता है। ओके, तो द्रव की एक प्रॉपर्टी होगी कि द्रव अगर किसी पात्र में भरा जाएगा तो द्रव उस पात्र का आकार ही ग्रहण कर लेता है। द्रव का जो आयतन होगा वो उस पात्र के आयतन के बराबर ही होगा, घातक भरा हुआ होगा। ओके और नोट ओके? ओके। दूसरी बात ये है कि जो अगर देखो यहां पर देखो, मैं सेकंड जो पॉइंट बताता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने 3 पात्र लिए ऐसे, एक ये पात्र ले लिया, ये पृथ्वी की सतह है, इस पर 3 पात्र रखे हुए हैं। एक मैंने ये पात्र ले लिया, इस पे भी इतनी ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। ओके, एक ये पात्र ले लिया, ये मान लो मटका है, इसमें भी इतनी ऊंचाई तक है पानी भरा हुआ है। ओके, इतनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। ओके, सभी रो 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 ओके और नोट ओके? ओके, सभी में रो 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 बराबर है, इसका मतलब घनत्व बराबर, इसका मतलब सभी में समान मतलब क्या है, द्रव भरा हुआ है। तो बताइए ए बी सी तीनों तल है, इसके तल में देख रहे हैं, इसके तल पर, इसके तल में सबसे लास्ट वाला बिंदु है, इस पर दाब कितना होगा बताइए, किस पर दाब ज्यादा होगा, आप सोच के बताइए। 3 अलग अलग पात्र है, अलग अलग आकृति के पात्र है, आकृति तीनों पात्रों की अलग अलग है कि नहीं है? है। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है वो भी सबका अलग अलग है, इसका अलग है, इसका क्षेत्रफल अलग है, इसका क्षेत्रफल अलग है। तो दाब क्या होगा, हमें पता है कि दाब जो P होगा, या गेज दाब की बात करें तो रो जी एच होता है। इसका मतलब P 3 चीजों पर निर्भर करता है, P समानुपाती रो, P समानुपाती एच, P समानुपाती क्या होता है, G होता है। अब देखिए यहां पर देखो, क्या देखो सभी जो पात्र है उसमें जो द्रव है वो h ऊंचाई तक भरा हुआ है, इसमें भी h ऊंचाई तक है, इसमें भी h ऊंचाई तक है, इसमें भी h ऊंचाई तक है। ओके, h वाला कॉन्सेप्ट हमारा काम में नहीं आएगा। सभी में पदार्थ भी, द्रव भी है, वो क्या है, एक जैसा ही है, इसका मतलब ये भी काम में नहीं आएगा। सभी जगह जी का मान भी समान होगा क्योंकि धरती पर ही रखे हुए ये पास पास ही होगी, तो इसका मतलब कोई कॉन्सेप्ट काम में नहीं आ रहा। इसका मतलब ए बी और सी तीनों बिंदुओं पर दाब क्या रहेगा, समान होगा। तीनों बिंदुओं पर दाब क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो किसी पात्र में द्रव समान ऊंचाई तक भरा हुआ है, समान द्रव समान होगा, द्रव समान ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो जो उसके तल पर दाब जो होगा वो पात्र की आकृति और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है, और कहने का मतलब है इसके अंदर भरे हुए द्रव की मात्रा पर भी निर्भर नहीं करेगा। क्या सभी पात्रों में द्रव एक ही मतलब मात्रा का भरा होगा? आप देखो ये छोटा है तो इसमें कम
द्रव आएगा। इसमें इसकी तुलना में ज्यादा द्रव है, इसमें इसकी तुलना में कम द्रव है, तो द्रव की मात्रा तो अलग अलग है ना, लेकिन ये अपना दाब मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में? ठीक है, तो सीधा कॉन्सेप्ट यही है क्या कि जो किसी भी पात्र की सतह पर जो दाब का मान है वो पात्र की आकृति, ओके, द्रव की मात्रा एवं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तीन चीजों पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर? द्रव की मात्रा, ओके, पात्र की आकृति और तल के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ओके और नोट ओके? ओके, कहने का मतलब अगर हमारे पास तीन अलग अलग आकृति के पात्र है, ठीक है, उनमें समान द्रव समान ऊंचाई तक भरा हुआ हो, तो सभी पात्रों के तल पर जो दाब होगा वो क्या होगा? समान होगा। वो पात्र की आकृति पर, द्रव की मात्रा पर और उस पात्र के तल के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगर मान लो एक ये नीचे नलिका है, आधार एक ही है, ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है, ठीक है, इसमें ऐसे वाटर फील्ड है, ठीक है। इस जो पाइप है इससे अलग अलग आकार के ऐसे पात्र ऊपर जुड़े हुए हैं, अलग अलग आकार के, ठीक है। एक मान लो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, एक मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है, ओके, एक मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है, एक मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है। एक ही पाइप से ऐसे अलग अलग आकार के ऐसे कोई मतलब पात्र या पाइप ऐसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग आकृति के ऐसे कोई पात्र या कंटेनर जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ही नलिका से जुड़े हुए हैं। तो बताइए, मैं आपको ये पूछता हूं कि ये पात्र ए है, ये पात्र बी है, ये पात्र सी है और ये पात्र डी है। बताइए किस पात्र में द्रव है वो अब इसमें जाएगा तो इसमें भी ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा ना। इसमें किस में सबसे ऊंचाई पर जाएगा? सबसे ज्यादा अधिक किस पात्र पे ऊपर चढ़ेगा द्रव? कोई बता सकता है? देखिए, किसी भी पात्र में, सभी पात्रों में देखा जाए तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि पात्र की दीवार पर ये पात्र की आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। सभी पात्रों में द्रव जो है वो समान ऊंचाई तक चढ़ेगा, चाहे वो पात्र कैसी भी आकृति का हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हाँ, ये जरूर है कि उसमें चढ़ने वाले जो द्रव की मात्रा अलग अलग। देखो, इसमें इतना सा पानी है, मात्रा बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत थोड़ा सा, इसमें ज्यादा है। इस पात्रों में जो द्रव की मात्रा है वो अलग अलग है, लेकिन समान ऊंचाई तक द्रव चढ़ेगा। ओके, अगर मान लो किसी एक ही नलिका से अलग अलग आकृति के कई पात्र जुड़े हो तो सभी पात्रों में द्रव है वो समान ऊंचाई तक चढ़ेगा। ओके, हाँ, मात्रा अलग अलग होगी। मान लो इसमें द्रव की मात्रा Ma है, इसमें द्रव की मात्रा Mb है, इसमें द्रव की मात्रा Mc है,
इसमें द्रव की मात्रा md है। तो सबसे ज्यादा मात्रा किस में होगी? इसमें होगी, mb। जो mb है वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, और सबसे कम किस में होगा? mc में होगा। mc इसमें द्रव की मात्रा सबसे कम होगी, बट ऊंचाई सब समान इसकी सतह से या इसके तल से समान ऊंचाई तक पहुंचेंगे, क्योंकि दाब सभी पर क्या लगेगा? समान ही लगेगा, क्योंकि ये जो तल है इसका एक ही तल है और एक ही तल है तो दाब क्या रहेगा? समान रहेगा, इसलिए समान ऊंचाई तक पानी पहुंचेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समान ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये नहीं कि जो पतलो है उसमें ज्यादा पानी या मैं थोड़ा सा चढ़ोगे और हम ज्यादा चढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगला देखो, द्रव की अगली प्रॉपर्टी। द्रव की अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम द्रव को किसी पात्र में भरते हैं तो द्रव उस पात्र की सभी दीवारों पर समान दाब आरोपित करता है। ठीक है ना? जैसे हमने इस पात्र में द्रव भर दिया तो क्या करेगा? ये द्रव इस पात्र के दीवार पर लंबवत दिशा में क्या करता है? समान दाब आरोपित करता है। सभी जगह दाब क्या रहेगा? समान रहेगा। ये नहीं कि अलग अलग दाब होगा, सभी जगह दाब क्या होगा? समान होगा। दीवार पर की बात करें, दीवार पर हाँ अलग अलग, यहाँ पर इसके अंदर देखे तो वहां अलग अलग होगा, बट ये जो पानी है वो दीवारों पर समान दाब आरोपित करता है। हाँ, इस द्रव के अलग अलग बिंदुओं पर देखें तो दाब अलग अलग होगा, लेकिन द्रव पात्र की दीवारों पर समान दाब आरोपित करेगा और उसी दीवार के लंबवत आरोपित करता है। ओके और नॉट ओके? ओके ओके। अब देखिए दो चार कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं दाब से संबंधित। देखिए, अगर मान लो ये हमारे पास कोई लिफ्ट है, ये क्या है? कोई लिफ्ट है। ओके, ये लिफ्ट है। ओके, हिंदी में लिख देते हैं, ये लिफ्ट है। ओके, इसमें कोई पात्र रखा हुआ है। ठीक है, ये लिफ्ट अगर ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील हो तो इसके तल पर, पात्र के तल पर दाब कितना लगेगा? बताओ। हमें पता है कि इस पर जो लगने वाला जो दाब होता है वो रो जी एच होता है। गेज दाब की बात कर लेते हैं, रो जी एच होता है। ठीक है ना? अगर ए त्वरण से ऊपर की ओर जाएगा तो त्वरण चेंज नहीं होगा क्या? गुरुत्वीय त्वरण तो जी होता है, बट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका जो टोटल जो त्वरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जी प्लस से ए आ जाएगा। ये जो त्वरण है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके तल पर लगने वाला जो दाब होगा P बराबर रो जी एच एच और जी की जगह जाएगा जी प्लस ए। ओके, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको कोई लिफ्ट दी होगी, आपको ये लिफ्ट दी गई है। ओके, और इस लिफ्ट को आपको दिया होगा, ये लिफ्ट है इतने त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। इसके अंदर कोई पात्र रखा है जिसमें कोई द्रव है। ओके, ये दिया होगा कि द्रव है वो इतनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक भरा हुआ है और इसका घनत्व आपको दिया होगा। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर निकाल सकते हो। ओके और नोट ओके? ओके, इसको आप नोट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अब लिफ्ट को नीचे ले आते हैं।
यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो तो पात्र के तल पर दाब, अगर मान लो ये ए त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो, तो ए त्वरण से नीचे की ओर गतिशील होगी तो इसका जो नेट जो त्वरण होगा वो क्या होगा, G माइनस ए होगा। क्या होगा, G माइनस ए होगा। होगी और नोट होगी, ओके। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस पर जो दाब लगेगा P बराबर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा P बराबर, क्या हो जाएगा, रो H G माइनस ए। तो आपको ये देखना क्वेश्चन में कि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है कि नीचे की ओर। फॉर्मूला वही है रो जी एच वाला, बट अगर मान लो द्रव ऊपर और नीचे की तरफ है, द्रव गति नहीं कर रहा, गति तो लिफ्ट कर रही है, द्रव तो स्थिर ही है, बट लिफ्ट अगर गति कर रही है तो द्रव भी नीचे या ऊपर की ओर गति करेगा। ओके, तो अगर ऊपर गति करेगा तो G प्लस ए और नीचे गति करेगा तो G माइनस ए होगा। ओके, ओके और नॉट ओके, ओके। अब देखो तीसरा, यदि लिफ्ट मुक्त रूप से या स्वतंत्रता पूर्वक या मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती है तो पात्र के तल पर दाब कितना दाब लगेगा, बता सकता है कोई? ये है मुक्त रूप से गिर रही है, मतलब लिफ्ट टूट गई, अपने आप गिरेगी नीचे। किससे, कौन से त्वरण से गिरेगी? मुक्त रूप से। अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रही है तो गुरुत्वीय त्वरण से गिरती है, तो ये किस त्वरण से गिरेगी नीचे? G त्वरण से गिरेगी। ओके, तो नीचे की तरफ अगर गिर रही थी तो हमने कहा था नीचे ए त्वरण से गतिशील ही, तो जो अपना जो इक्वलेंट जो तुल्य जो त्वरण आया था वो आया था G माइनस ए। यहाँ पर नीचे की ओर किस त्वरण से गिर रही है? G से, तो तुल्य क्या आएगा? G माइनस G। बोले तो त्वरण क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा अपना, रो H और G की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। दाब बोलो कितना लगेगा? 0। कोई दाब नहीं लगेगा। अगर मान लो द्रव ये किसी पात्र में अगर द्रव भरा है, वो लिफ्ट में रखा है और लिफ्ट अगर मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती है तो इसके तल पर लगने वाला दाब क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। आ गया समझ में? ये आ गया समझ में? ओ, अब देखिए नेक्स्ट 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा, अगर मान लो किसी पात्र में ऐसे द्रव भरा हुआ है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, इन पर हम न्यूमेरिकल करेंगे सभी फॉर्मूलों पे। ये ऐसे भरा हुआ है, द्रव ऐसे भरा हुआ है, अगर ये पात्र ए त्वरण से इधर गति करता है, इस पात्र को हम इधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाएंगे तो बताइए क्या द्रव इसी अवस्था में रहेगा? क्या द्रव ऐसे नहीं हो जाएगा? क्या द्रव ऐसे नहीं हो जाएगा? क्या ऐसे इसको ले जाएंगे तो द्रव ऐसे गति करेगा कि नहीं करेगा? बताइए, करेगा कि नहीं करेगा? इसको इधर ये गति करेगा तो द्रव इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? इस शेप में आ जाएगा ना। ये इधर गति करेगा, इसका मतलब है द्रव किधर गति करेगा? ए त्वरण से इधर गति करेगा। ओके, मान लिया कि ये जो इसका तल है इस क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ये इधर पात्र इधर गति करेगा तो द्रव इधर गति करेगा ए त्वरण से ही।
ओके, तो हमें पता है कि नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। क्या लगेगा, mg लगेगा। या हम इस बिंदु पर, यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं, इसको h1 ले लिया और इस बिंदु को हमने, ये थीटा को हम इधर बना लेते हैं, छोटा सा थीटा, इस बिंदु को हम h2 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने l ले ली। ओके, अब हमें ये बताना है कि ये दो जो बिंदु है, इन बिंदुओं के मध्य दाबांतर कितना होगा। क्या ये h1 हाइट है, ये h है, ज्यादा हाइट ये है, ये कम हाइट है, तो दाब किस पर लगेगा, h1 पर। तो h1 माइनस h2 मतलब P1, यहाँ पर दाब P1 ले, यहाँ P2, तो P1 माइनस P2 दाब में अंतर निकालना है इन दोनों बिंदु पर, अगर ये थोड़ा से इधर गति करती है। ठीक है, तो इस स्थिति में देखो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इस पर mg लगेगा। क्या लगेगा, mg लगेगा। इधर a है, इधर क्या है, a। इसको मैं ऐसे पीछे बढ़ाऊं तो ये कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। ये क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो ये थीटा हो गया। तो यहां से आप देखो, इसका अगर इस दिशा में, इसका a का अगर इस दिशा में घटक ले तो कोण बन रहा है इसके साथ, जिसके साथ कोण बनेगा उसके साथ क्या आता है, m। इसका अगर वो बल देखे तो m में क्या आ जाएगा, या हम केवल a ले तो ये क्या आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा। a का इस दिशा में घटक ले तो a के साथ कोण बढ़ रहा है, तो कोण बढ़ेगा तो cos थीटा आता है। इस दिशा में mg का घटक ले तो mg का घटक क्या होगा, या हम m ने लेकर केवल g ले ले तो g नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर a लिया तो यहाँ g ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर g देखें तो इस दिशा में g का घटक क्या होगा, कोण थोड़ी बन रहा है, कोण तो इसके साथ बन रहा है, इसके साथ कोण नहीं है, तो ये क्या जाएगा, g sin थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम, संतुलन अवस्था में एक कोस थीटा जो होगा वो g sin थीटा के इक्वल होगा। हमें ये डेरिवेशन काम में नहीं लेना है, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, a अपॉन जी इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो ये आ गया टेन थीटा आ गया। क्या गया, टेन थीटा आ गया। क्या गया, टेन थीटा। ओके, यहाँ से आप देखो दाबांतर देखिए। ठीक है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, चलो इसी में कर लेते हैं। ये दोनों जो डिस्टेंस है उसमें अंतर क्या आएगा बताइए। ये यहाँ से यहाँ तक h1 है, ये क्या है h2, तो ये बीच वाली कितनी बची बोलो, यहाँ से यहाँ तक ये जो बीच वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी बची है बोलो, ये h1 माइनस h2 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। ये जो डायग्राम है इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, इस डायग्राम को देखो, छोटे वाले को, ये h1 है और ये ऐसे है, ये क्या हो गया, यहाँ पर h2 है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है अपनी h1 माइनस से h2। ठीक है, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। ये डिस्टेंस कितनी है, l है। ओके, तो यहाँ से देखो हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं तो लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाई आधार क्या है, l है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों को बराबर कर दो तो हमारे पास क्या है, a अपॉन जी इज इक्वल टू h1 माइनस h2 अपॉन l आ गया। ठीक है, तो यहाँ से g बराबर क्या आएगा बोलो, g बराबर क्या आ गया, g बराबर हमारे पास क्या आ गया बोलो, बताओ g बराबर क्या आएगा, क्या आएगा g बराबर, या h1 माइनस h2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। h1 माइनस h2 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, h1 माइनस h2 बराबर क्या आ गया, al अपॉन g आ गया। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दाबांतर आएगा h1 और h2 बिंदुओं के बीच में वो क्या आएगा, P1 माइनस से P2 आएगा। P1 इस पर दाब है, P2 इस पर दाब है, जो क्या आएगा रो जी एच, h1 माइनस से h2, h की जगह क्या आ जाएगा h1 माइनस h2
दोनों के दाबांतर क्या होगा, इसके बीच की हमें वायु स्तंभ में देखा था, उसमें पढ़ा था, दोनों बिंदु के बीच की जो दाबांतर आता है वो ऊंचाई रो जी एच आया था। यहाँ पर एच नहीं है, इसकी ऊंचाई क्या H1 माइनस H2 है। H1 माइनस H2 की वैल्यू रख दो तो ये तो दाबांतर आएगा, डेल पी बोल दिया इसको, वो आ जाएगा रो जी एच। H1 माइनस H2 की वैल्यू क्या थी, वहां से देखो AL अपॉन क्या थी, G थी। ठीक है, G से G कैंसिल, तो हमारे पास जो दाबांतर आया डेल पी वो आ गया रो AL। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब आपको ये फॉर्मूला आपको पूछूंगा क्या आया। देखो रो क्या है, इस द्रव का घनत्व है। डेरिवेशन तो मैंने थोड़ा सा करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किसी पात्र में अगर जल भरा हुआ है, अगर उस पात्र को हम ए त्वरण से अगर इधर खींच सकते हैं या इधर खींच सकते हैं, तो इस द्रव की शेप ऐसे हो जाती है। तो इस स्थिति में इस द्रव के किन्हीं दो बिंदुओं पर दाबांतर कितना होगा, ठीक है ना। ये हमें दिया होगा कि इस द्रव के 2 सेमी पर या 5 सेमी पर कितना दाबांतर होगा। तो ये एल आपको दी होगी, त्वरण आपको दिया गया होगा और घनत्व आपको दिया होगा। तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इस वाली कंडीशन, ऐसे आपको कंडीशन दे रखी है कि किसी पात्र में अगर द्रव भरा हुआ है, तो द्रव अगर भरा हुआ है उसको ए त्वरण से अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड में गति करवाएंगे, तो इस पात्र की सतह के 2 सेंटीमीटर या L सेमी या L मीटर दूरी पर दो बिंदुओं का मध्य दाबांतर कितना होगा, वो रो ए एल होगा। ए आपको दिया होगा, एल आपको दिया होगा, रो आपको दिया होगा। डेरिवेशन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन को समझने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ये होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, ओके ओके, मिटा दे इसको, मिटा दे। एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं, इसकी 5वीं प्रॉपर्टी देखो। किसी पात्र में ऐसे द्रव भरा हुआ है, किसी पात्र में ऐसे द्रव भरा हुआ है, ये कोई बेलनाकार पात्र है, ये कोई बेलनाकार पात्र है, ये कोई बेलनाकार पात्र है, इसमें ऐसे द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अगर इस बेलन में कोई मान लो ग्लास है बेलनाकार, ठीक है, उस पात्र में इसको मैं घुमा रहा हूं, घुमाएंगे इसे द्रव को अगर घुमाएंगे, ऊपर से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इस पात्र को अगर घुमाए, इस सिलेंडर को हम घुमाए, इस अक्ष के अनुदिश हम इसको मान लो ओमेगा कोणीय वेग से घुमा देते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो क्या इसकी सतह ऐसे रहेगी, क्या इसकी सतह ऐसे नहीं हो जाएगी क्या? ओके, हम जैसे चाय अगर ऐसे घुमाते हैं तो ऐसे बीच बीच खड्डा हो जाता है ना, ये अवतल या अवतल आकृति ले लेगी कि नहीं ले लेगी, दबा हुआ ऐसे, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर बीच में कम हो जाता है, ऐसी आकृति ले लेगा कि नहीं ले लेगा। इस स्थिति में इसकी पहले ये स्थिर अवस्था में था, पहले क्या था, ये स्थिर अवस्था में था, अब ये गति कर रहा है। ठीक है ना, स्थिर अवस्था में इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, वो गतिशील अवस्था में इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी mv²। मान लो ये द्रव है, यहाँ से जो अपनी पहली प्रारंभिक स्थिति ये थी, प्रारंभिक स्थिति से कितना ऊपर उठा ये h, कितना ऊपर उठ गया, हम कितने कोणीय वेग से घुमाए कि ये दीवार पर कितनी ऊंचाई तक उठे, हमें ये ऊंचाई निकालनी है। तो ये कॉन्सेप्ट ही लगेगा, स्थिर अवस्था में जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिशील अवस्था में गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। m से m पेंसिल, h बराबर क्या आ गया, v²/g। ओके, सिंस हमें पता है कि v बराबर क्या होता है, ओमेगा r, r क्या है, इसकी रेडियस है, क्या है, इसकी रेडियस है इस सिलेंडर की, तो h बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा² r²/g। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी बेलनाकार पात्र में द्रव भरा हुआ है, क्या है, द्रव भरा हुआ है, उसका घनत्व हमें चाहिए नहीं है, घनत्व चाहिए क्या, अरे चाहिए क्या, नहीं चाहिए, केवल ऊंचाई पूछेंगे। ठीक है ना, कि द्रव वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, तो अगर
हमारे पास अगर कोई बेलनाकार पात्र उसमें द्रव भराया है, अगर उसको हम ओमेगा कोणीय वेग से घुमाएं तो द्रव है वो पात्र में अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है उससे कितना ऊपर वो उठ जाएगा। तो वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। उस सिलेंडर की उस बेलनाकार पात्र की आपको त्रिज्या दी गई होगी और ये ओमेगा दिया होगा, जी का मान आपको पता होता ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, तो दाब से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब इन पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखकर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, धन्यवाद।